वेलकम बैक गाइस आपके अपने चैनल AMPC पे, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो था गॉस लॉ। तो अगर गॉस लॉ की बात करी जाए तो गॉस लॉ का स्टेट एंड प्रूफ हम लोग पढ़ चुके थे, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ चुके थे। तो बच्चों, एप्लीकेशन का मतलब गॉस लॉ के यूजेस भी हो सकते हैं, तो हम ये पढ़ चुके थे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी, जिसमें हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसिडर करी थी, फिर हम लोग और चीजें डिराइव कर रहे थे उसके बाद। तो बच्चों, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए गॉस लॉ पर दो क्वेश्चन करते हैं पहले, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन इसी साल 2020 के बोर्ड के फिजिक्स के पेपर में आया था। तो हम लोग वो क्वेश्चन भी एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो देखो हमारा आज का पहला सवाल है कैलकुलेट φ1 अपॉन φ2। तो बच्चों, आप सब लोगों को पता होगा फाई का मतलब होता है फ्लक्स। तो फ्लक्स सरफेस 1 का रेशियो निकालना है फ्लक्स सरफेस 2 के साथ, जहां पे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ये हमारी सरफेस नंबर 2 है और ये हमारा सरफेस नंबर 1 है। अब पहले सरफेस के अंदर हमने चार्ज रखा +2q और दूसरे सरफेस के अंदर चार्ज रखा हमने -q। ठीक बच्चों, तो यहां से अगर क्वेश्चन कहे कि इन दोनों का फ्लक्स कितना होगा, इवन माइनस, हाँ ठीक है चलो माइनस रखते हैं, बाद में क्वेश्चन चेंज करेंगे एक और। तो अगर हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें बच्चों, तो फ्लक्स 1 सॉल्यूशन में देखो, पहली सरफेस का फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स का मतलब होता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों, अब पहली सरफेस के अंदर दूसरा चार्ज भी इनक्लोज्ड है, तो पहली के अंदर अगर दूसरा भी इनक्लोज्ड है तो पहली का फ्लक्स होगा, फर्स्ट के अंदर चार्ज है +2q और उसी के अंदर -q भी है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर आएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ फ्लक्स। सिमिलरली फ्लक्स ऑफ सेकंड सरफेस comes out to be, see here is your second surface, सेकंड सरफेस के अंदर एक -q चार्ज है। तो बच्चों, आप लोग लिखोगे -q अपॉन एप्सिलॉन। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था φ1 अपॉन φ2 करना है। तो अगर φ1 और φ2 को डिवाइड करोगे तो देखो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन आ गया, वो कट गया, तो φ1 अपॉन φ2 आता है -1। ये एक सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब अगेन φ2 के एक बार आप दोबारा देखो, φ2 के लिए केवल -q चार्ज लिया गया। क्यों? क्योंकि दूसरी सरफेस के अंदर -q चार्ज है और जो 2q चार्ज है ये बाहर था। ठीक है, तो आपको ये बात आई समझ में। इसी क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर दूं, आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर दो। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन मैंने सेम रखा और अब की बार मैंने इसको -q की जगह +q कर दिया। तो अगर -q की जगह +q कर देंगे तो हमारे चेंजेस हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, चेंजेस हुए, माइनस की जगह ये प्लस आ गया, तो 2 + 1 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सेकंड सरफेस का जो फ्लक्स होगा आपकी बार, वो माइनस की जगह प्लस हो गया। तो बच्चों, फ्लक्स 1 फर्स्ट सरफेस का कितना हुआ, 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सेकंड सरफेस का कितना हुआ, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों, आंसर आया 3। ये जिस सेशन में बोर्ड में क्वेश्चन आया था उसमें +q और +2q थे। उस सेशन में मैंने बोर्ड की बहुत सारी कॉपियां चेक करते वक्त क्या देखा कि ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर 2:1 लिख दिया था। बच्चों ने क्या सोचा, सर 2q 1 के अंदर है तो इसका फ्लक्स 2 टाइम्स होगा और q इसके अंदर है तो इसका फ्लक्स q टाइम्स होगा, तो ये मतलब इसके 2 टाइम्स आ रहा है। तो ज्यादातर बच्चों ने इसका आंसर 2:1 लिख दिया था। तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, बहुत सारे बच्चों के नंबर कटे थे इस बात पे। तो आप लोग ऐसा मत करना, आपके स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने इस कैटेगरी में 2 क्वेश्चन करवाए, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए, जो इस सेशन में बोर्ड में क्वेश्चन आया था। ठीक, उसकी सॉल्यूशन हालांकि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मेरे पुरानी क्लासेस में, जहां मैंने बोर्ड का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करा है। बट फिलहाल आप लोग देखो अगला सवाल बच्चों, हमारा अगला सवाल है एक
स्फेरिकल शेल और ये थिन नहीं है, मतलब इसका ये वाला रेडियस तो हो गया बच्चों R1 और ये वाला रेडियस हो गया R2। क्वेश्चन है कैलकुलेट सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। मैं बहुत ही आसान शब्दों में चीजें लिख रहा हूं और ऐसा इसलिए ताकि हम लोग इसमें भी ज्यादा ना लिखें। तो अब ये हमारी स्फेरिकल शेल हुई बच्चों। तो स्फेरिकल शेल को लेकर के मेरे पास वही आपने पुरानी क्लास में देखा होगा, मेरे पास ये था। तो इसको हम लोग बहुत छोटा इनफाइनाइट मतलब बहुत ही ज्यादा थिन मान रहे थे, तो हालांकि काफी थिन है भी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मोटी है। तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये थोड़ी थिक होती तो मतलब इसके ऊपर मैंने काइंड ऑफ आटे की एक लेयर लगा दी, बट हालांकि आटा तो हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो जाता, तो जस्ट एक कंडक्टिंग मटेरियल की मैंने लेयर लगा दी। हाँ, तो अंदर से हॉलो है, मतलब अंदर से कैविटी है ना, वो दांतों में लगने वाली वो नहीं, ठीक। कैविटी का मतलब खोखला, खाली, ठीक। तो अंदर से ये खाली है। तो सवाल ये है कि अंदर की सरफेस का सिग्मा निकालना है। सिग्मा पता होगा बच्चों, ठीक। पता है तो जल्दी बताओ फटाफट, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। सिग्मा है हमारा, यस करेक्ट, ये है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो काफी बच्चों को पता था। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, वो बच्चे काफी इजीली यहाँ पर चीजें पिकअप कर लेंगे। और आज हमारी जो क्लास रहने वाली है उसमें भी आप लोग बहुत सारी चीजें फटाफट समझ लोगे। अदरवाइज मेहनत नहीं कर रहे बच्चों, तो आप लोग अपने आप को पुश करो और ऊपर आओ, ठीक। ओके, यहाँ देखो तो बच्चों, यहाँ पर एक चार्ज दिया Q, सॉरी ये माइनस मतलब छोटा Q होगा, और बाहर की सरफेस पर चार्ज दिया Q। तो बच्चों यहाँ पर एक प्लस Q चार्ज दिया सेंटर पे, और ये चार्ज दिया इधर। तो क्वेश्चन है हमारा कि अंदर वाली सरफेस है नंबर 1, बाहर बड़ी वाली सरफेस है नंबर 2। तो भाई दोनों सरफेसेस का हमें क्या कैलकुलेट करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आओ बच्चों आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले अगर यहां पर प्लस Q है, तो क्योंकि ये मेटालिक सरफेस है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो बच्चों यहां पर माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब पूरा का पूरा चार्ज इसके ऊपर कैपिटल Q ही रहना है, तो अगर अंदर माइनस Q आया तो बच्चों जितने माइनस तुमने अंदर बनाए उतने प्लस बाहर बना दो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रिकली कैपिटल Q चार्ज रहेगा। तो आपने यहां से बोला कि सर सिग्मा 1 क्या होगा, तो बच्चों सिग्मा 1 है, ये प्लस Q का नेगेटिव इंडक्शन होगा इसके ऊपर माइनस Q। इंडक्शन से रिलेटेड हमने प्लेइंग विद द चार्जेस की वीडियो में देखा था ना कि वो इंड्यूस हो जाता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, तो ये बिल्कुल वही चीज है। तो सिग्मा 1 इज माइनस Q अपॉन, अच्छा बच्चों ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर। तो बच्चों हमने सिग्मा 1 निकाल लिया, कहानी खत्म यहां तक की, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिग्मा 2 की, तो हमारा सिग्मा 2 जो है वो आउटर सरफेस का एरिया मतलब आउटर सरफेस का चार्ज अपॉन एरिया। तो बच्चों आउटर सरफेस पर कितना चार्ज गिवन था Q, और इंडक्शन के बाद ये अंदर का ये चार्ज बाहर आ गया, तो Q प्लस Q विच इज Q प्लस Q अपॉन 4 पाई, इसका रेडियस बड़ा वाला है R2 विच इज सीन हेयर। तो बच्चों और आंसर इज सिग्मा 1 ये होगा और सिग्मा 2 ये होगा। तो यहां तक आप लोग इन दो क्वेश्चंस को नोट करो, दोनों हमारे CBSE के क्वेश्चन हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास CBSE प्लस नीट और JEE मेन की है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें हम लोग बेसिकली गॉस लॉ डिस्कस करेंगे आज। तो गॉस लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले गॉस लॉ को समझने के लिए गॉस लॉ की प्रॉपर्टी देखते हैं। और मेरे पुरानी क्लास में मैंने आपको एरिया पढ़ाया था, तो आज मैं एरिया से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताऊंगा। तो बच्चों गॉस लॉ की प्रॉपर्टीज देखते हैं सबसे पहले। तो हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ गॉस लॉ। बच्चों कंफ्यूज मत होना, पिछली क्लास में एप्लीकेशन पढ़ी थी। तो बच्चों देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन मतलब उसका इस्तेमाल, प्रॉपर्टी मतलब ये कहां क्या क्या बताना क्या चाहती है प्रॉपर्टी हमारी। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं एक बार।
तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है गॉस थ्योरम की कि जो भी अगर हम यहां पर कहें कि जो फ्लक्स है वो है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके थे जिसमें फ्लक्स को जब हम लिखते थे फ्लक्स इक्वल्स टू E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, तो यहां पे चार्ज जो है वो अंदर वाले लिए जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो ऑल चार्जेस की वजह से है, इनसाइड आउटसाइड। ठीक, तो एक ये पहली प्रॉपर्टी है कि गॉस लॉ अगर हमारा ये था तो पहली प्रॉपर्टी कहती है चार्जेस केवल अंदर वाले लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर सारे चार्जेस की वजह से होगी। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 2, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है फ्लक्स E डॉट ds जो हमारा आ रहा था, फिर हम Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते थे, तो ये था हमारा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, तो बच्चों हमने ये पढ़ा कि गॉसियन सरफेस जो है हमारी वो एनी शेप एंड साइज की हो सकती है। तो यहां पर जो है जो गॉसियन सरफेस होती थी वो एनी शेप एंड साइज की हो सकती थी। ठीक है, बट एक बात थी, बट क्लोज्ड सरफेस, तो एनी शेप एंड साइज बट क्लोज्ड सरफेस। तो बच्चों ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 2 से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं 3 है, तो आप लोग ऐसा समझो, देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कैसे था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट था, जस्ट ये देखो, तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट था, आप लोगों को याद होगा हम लोग ये स्फीयर ले रहे थे पिछली क्लास में, बच्चों ने देखा था। अब इसको इनक्लोज करने के लिए हम लोगों ने क्या करा था, एक बड़े स्फीयर का यूज करा था, तो एक बड़े स्फीयर के अंदर मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब अगर मैंने इसके अंदर रख दिया तो जरूरी थोड़ी है कि दोनों स्फीयर, अब इसके अंदर ये वाला स्फीयर है तो दोनों स्फीयर कंसेंट्रिक है, मतलब अंदर वाली चार्ज बॉडी है, सो इट कैन बी एनीवेयर। तो क्या उसकी वजह से हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा? आंसर है उसकी वजह से हमारा फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो बिल्कुल ये था कि हम लोग क्लोज्ड सरफेस लेनी है, तो मैंने इनक्लोज सरफेस ली, शेप और साइज कुछ भी ले सकते हैं, तो मेरे पास ये बॉल थी तो मैंने ये साइज लिया। आप अगर सोच सकते हो कि साइज मेरे को बड़ा लेना है, फुटबॉल के अंदर इनक्लोज करना है, तो आप फुटबॉल कंसीडर कर सकते थे बच्चों। शेप की बात है तो जरूरी नहीं है कि आप स्फीयर लो, आप क्यूबॉइड भी ले सकते थे, लेकिन हम वो लेंगे जो हमारी सहूलियत के लिए या जो हमारे लिए आसान है। तो नंबर 3 में ये है कि कहीं ना कहीं होता तो क्लोज है, बट फ्लक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब फाई रिमेन सेम। ठीक है, रिमेन्स, फ्लक्स रिमेन सेम ड्यू टू द पोजीशन ऑफ inside position of inside charge in Gaussian surface। मतलब बच्चों चार्ज कहीं भी हो सकता है, चार्ज हमारे यहां पर कहीं पर भी हो सकता है। इसके अलावा हम लोग ये कहते हैं कि कभी भी जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ये डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होती, कैन नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्ज। मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं है, जो प्रॉपरली नहीं है, तो ये उनसे पास नहीं होगी, कैन नॉट पास थ्रू डिस्क्रीट चार्ज। हाउएवर pass through continuous charge, बच्चों हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है, तो 5वीं प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। ओके बच्चों, तो 5वीं प्रॉपर्टी की बात करते हैं। गॉस लॉ जो है हमारी इज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इसके थ्रू, is based on inverse square law, which is 1 upon r square के proportional होती थी as in Coulomb's law, तो कहने का मतलब
अगर गॉस लॉ वायलेट होता है तो कूलम लॉ भी वायलेट होगा। तो इफ गॉस लॉ वायलेट्स देन कूलम्स लॉ, तो इफ गॉस लॉ वायलेट्स देन कूलम्स लॉ आल्सो गेट्स वायलेटेड, या कूलम्स लॉ आल्सो वायलेट्स। तो बच्चों यहां जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा, आप लोग लिख सकते हो देन कूलम्स लॉ आल्सो गेट्स वायलेटेड। तो ये है हमारी पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी। तो ये गॉस लॉ की प्रॉपर्टी थी। अच्छा, कहने की बात तो है कि हम लोग एनी शेप सोच सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी में एक ये भी आता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सिलेंडर हो, स्फीयर हो, क्यूबॉइड हो, ऐसी सरफेस हो जिसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो एरिया से रिलेटेड आज एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक पढ़ाता हूं आपको, और वो टॉपिक है, शायद काफी बच्चों ने 11th में थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स के टाइम पे आपने ऐसा पढ़ा था। तो बच्चों टॉपिक है हमारा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल होता क्या है, पहले एंगल क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। तो एंगल का मतलब होता है एक लाइन, ठीक है, एक लाइन किसी पॉइंट पे, वो मान लो इसे, किसी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करती है। तो उस टाइम पे एंगल होता था, वो लाइन को मैं आर्क कहता था और ये रेडियस। तो बच्चों ये होता था आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस छोटा आर, तो इसे हम लोग कहते थे एंगल। ठीक, तो ये होता था हमारा एक बेसिक सा एंगल जस्ट, और इसकी ऐसा यूनिट होती थी रेडियन। ठीक है बच्चों, तो इसकी ऐसी यूनिट होती थी रेडियन। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल ये होता है कि अगर इंस्टेड ऑफ दिस आर्क लाइन, अगर हमारा एक 2D एरिया हो जाए। 2D एरिया कैसे, तो साइड से मैं एक डिस्क को अगर देखूं, तो बच्चों मुझे डिस्क ये दिख रही है, ये हुआ इसका एरिया DA, और इससे कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर फिर से वही पॉइंट है O, तो एक 3D एंगल बनेगा। तो ये शेप आप लोग कैसे इमेजिन कर सकते हो, आप सब लोगों ने अपने बर्थडे पे एक टोपी पहनी होगी, ठीक है, और उस टोपी को पहनते वक्त वो एक उसके साथ इलास्टिक का रबर बैंड होता है जिसको हम लोग टाइट करके पहन लेते हैं। फिर तो टोपी में जो आपने सर के हिस्से पे आ रही है, आपके सर पे आ रही है, वो है ये एरिया। ठीक, तो वो आपके सर का एरिया है जितना कवर हुआ, और ऊपर से वो एरिया एक पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, एक नोकीली सी चोंच बन जाती है वहां पे, तो वो जो एंगल बना वो सॉलिड एंगल है। ठीक, तो अगर हम लोग यहां से कहें तो सॉलिड एंगल फॉर स्मॉल एरिया DA इज D ओमेगा मान लो इसको, ठीक है, तो ये एंगल हुआ हमारा। तो बच्चों यहां से अगर मैं कहूं कि मेरा सॉलिड एंगल क्या होगा, तो बच्चों सॉलिड एंगल है D ओमेगा इज योर एरिया अपॉन R रेडियस था, ये R रेडियस था, तो एरिया अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो एरिया अपॉन R स्क्वायर, तो ये होगा हमारा सॉलिड एंगल। अच्छा बच्चों एक बात और, ये जो हमारा सॉलिड एंगल का एरिया है DA, वो ये भी कहा जाता है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से कहूं कि फॉर अ स्फीयर, इस पॉइंट को इनक्लोज करने के लिए हमें मतलब लिखना पड़ेगा। तो एक पॉइंट को इनक्लोज करने के लिए देखो बच्चों एंगल कैसे बनेगा। मैंने बोला कि ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, आप लोग ऐसे समझो कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, ये मार्कर ले लेते हैं, इस मार्कर के टिप मेरा एक पॉइंट है, ठीक, इसको इनक्लोज करना है बच्चों, तो इसको कहते हैं इनसर्कल करना, सर्कल के अंदर। तो मैंने एक पॉइंट से शुरू करा, जो मेरी आर्क थी, जो मेरी वाली आर्क थी, उसने पूरी की पूरी लाइन बना दी, सर्कुलर लाइन। तो एक पॉइंट से शुरू करके पूरा एंगल बना, तो बच्चों ये कितना एंगल बना, 360, which is 2 पाई, है ना, 2 पाई, ऐसे घूम के पूरा 2 पाई एंगल बना। इनक्लोज करने के लिए मुझे 3D सरफेस चाहिए, तो मैं घूम करके एक ऐसे भी सर्कल बना, तो एक ऐसे 2 पाई और फिर प्लस 2 पाई, तो 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई। तो यहां से अगर मैं कहूं कि एक फॉर अ स्फीयर योर D ओमेगा
is 4 pi and area is your 4 pi r square। तो बच्चों यहां से जो एरिया हमारा 4 pi r square आ रहा है, इसको हम लोग सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको इंक्लूड करते थे, ये हमारा कंसेप्ट था। ओके, अब सॉलिड एंगल में एक चीज पर हम और आ जाए। यहां पर क्या है कि जो मैं रेडियस की डायरेक्शन देखूंगा, जो मैं इसके सेंटर से रेडियस को ज्वाइन करूंगा, तो बच्चों एरिया वेक्टर भी उधर ही आना चाहिए। और अगर एरिया वेक्टर उसकी सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहा, तो कहने का मतलब एरिया वेक्टर ये है और आपने इसको यहां ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों ये मेरा एरिया वेक्टर है, तो यहां से ये डायरेक्शन आ गई हमारी, दिस इज डी ए डी ओमेगा, तो इसका एरिया वेक्टर है बच्चों ये। सो व्हाट वी विल डू कि यहां से मेरा आर आ रहा है, तो मैं एक प्रोजेक्शन लूंगा। ठीक है, द प्रोजेक्शन इज लाइक दिस, ये, सो दैट इसका कंपोनेंट यहां से आ जाए, तो थीटा। ठीक, तो यहां से मान लो थीटा आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट आएगा डीए का एरिया, वो आएगा बच्चों डीए कॉस थीटा। ठीक, अब आप देखो यहां से कि ये जो पॉइंट था, यहां से जितना रेडियस है, ये देखो पहले ब्लू वाली लाइन ज्यादा लग रही थी, तो मैंने इक्वल लिया ताकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में आए। तो यही सॉलिड एंगल की डेफिनेशन थी। तो डी फाई अब की बार जो लिखा जाएगा बच्चों, डी फाई या डी ओमेगा विल बी डी ए। तो अब की बार डी ए नहीं है क्योंकि एंगल दूसरी डायरेक्शन में है उसका, तो कंपोनेंट लिया जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और आर ये वाली साइड है। तो ये हमारी वैल्यू हुई, तो ये आप लोग यहां तक नोट कर सकते हो। और ये जो है टॉपिक, ये आपको सीबीएसई में कभी नहीं मिलेगा, ये आपके हमेशा जेईई के एग्जाम में इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन मैं बोल तो सीबीएसई प्लस में रहा हूं बिकॉज बहुत सारी हमारी एनसीईआरटी में भी ऐसी चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज मतलब सॉल्ड एग्जाम्पल लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 1 का। तो इसमें हम लोग अगर क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि एटम की वजह से, ठीक है बच्चों, एटम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। तो एटम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अंदर और बाहर एटम के निकालनी है। तो एटम की संरचना या एटम की बनावट या एटम की फॉर्मेशन कैसे होती है? एटम की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि बहुत सारे मॉडल है ना। अब बहुत सारे मॉडल है, आपने इतने सारे मॉडल पढ़े और बाद में फिर आप देखते हो कि सही तो कोई सा भी नहीं है, सब पे थ्योरी चल रही है, सब पे कुछ ना कुछ। तो ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, आप लोगों को आइडिया होगा इसका। लेकिन इन्होंने अपनी चीजें कुछ कांस्टेंट करते हुए बोला कि भैया आप मान लो पॉइंट साइज न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को सबको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्वेश्चन में भी बच्चों ये चार्ज लिखा है, क्वेश्चन में भी ये लिखा है। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? ऑर्बिटल्स में होता है। इन्होंने बोला नहीं, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम पे। तो बच्चों एटम जो होता है ना, वो 3D फिगर है, तो उसके वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। एटम में एरिया या लीनियर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। तो इसके बाद अब आप लोग सॉल्यूशन देखो बच्चों। सबसे पहले पॉइंट साइज न्यूक्लियस आ गया और ये इसका डायग्राम इज नॉट सो गुड बट कोई नहीं, कैन कंसीडर दिस। तो बच्चों ये मान लो कि ये हमारा एटम है जिसका रेडियस r है, इसको स्फीयर मानना, अंडा नहीं है ये, ठीक है, स्फीयर है। तो बच्चों Ze चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास, जहां पे मैं कह रहा हूं कंसीडर Z इज अ एटॉमिक नंबर। तो आप सब लोगों को पता होगा कि Z एटॉमिक नंबर होता है, A मास नंबर होता है। तो मास नंबर की रिक्वायरमेंट यहां नहीं है। तो अब अगर मैं कहूं कि पॉइंट साइज न्यूक्लियस है, तो बिल्कुल पॉइंट, तो उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया Ze। अब बच्चों इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के लिए मैं ये यूज कर रहा हूं दूसरे कलर का। तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों माइनस चार्ज भी Z ही होगा। अब अगर आप छोटा सा एरिया लोगे तो माइनस कम आएगा, पूरा नहीं आएगा। और अगर आप बड़ा एरिया लोगे तो वैसे वैसे माइनस बढ़ता जाएगा। ठीक है,
सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम। तो बच्चों इनसाइड द एटम के लिए कंसीडर स्फेरिकल सरफेस, तो कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो बच्चों ये आपने सरफेस कंसीडर करी जिसका रेडियस आप ले रहे हो छोटा r, और आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वही कहानी है ds। और अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव थे ज्यादा, और एरिया वेक्टर होगा इधर। तो बच्चों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके केस में हम कहेंगे कि अगर हम इसका फ्लक्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक, टोटल पॉजिटिव चार्ज है प्लस ZE, कहां पर, एट सेंटर, ठीक। अब वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है नेगेटिव चार्ज, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रो, मान लो ये होगा टोटल नेगेटिव चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम होता है 4/3, तो बच्चों आपको पता होगा 3 हमने पिछली बार भी ऐसे ऊपर लिख दिया था, 4/3 पाई r³, ठीक। तो एट पॉइंट P वेयर r लेस देन r है, क्योंकि हम इनसाइड निकाल रहे हैं बच्चों, तो P r लेस देन r है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा Q, मैं Q लिख रहा हूं, छोटा Q लिख रहा हूं, ये कितना होगा, ये रो इनटू इफेक्टिव वॉल्यूम। और बच्चों मेरी पुरानी क्लास में मैं ये समझा चुका हूं कि ये कैसे आया, तो मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहा। रो की क्या वैल्यू है आप यहां से देखो, ठीक है, और रोते रोते नहीं, हंसते हंसते देखो, ये 3ZE अपॉन 4 पाई r³, ठीक है, इसके बाद हंसना था। चलो इफेक्टिव वॉल्यूम, तो सही बात है, यहां तक समझ में आ रही है ना बात, ओके। इफेक्टिव वॉल्यूम की बात करते हैं, तो ब्लैक वाले का वॉल्यूम कितना होगा भैया, ये भी स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। बस फर्क कितना आ गया कि ये r कैपिटल था, ये r स्मॉल हो गया, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गए, तो बच्चों तुम्हारा Q आया माइनस ZR³, अरे E तो छूट गया, माइनस ZE है ना, 4 पाई वगैरह कैंसिल हो गया, तो r³ अपॉन r³, तो ये हुआ बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज। तो अब अगर मैं कहूं कि कितना चार्ज इंक्लोज कर रहा है, तो सर पूरा पॉजिटिव चार्ज प्लस थोड़ा सा ये नेगेटिव चार्ज ग्रीन वाला, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज होगा और नेगेटिव थोड़ा सा इंक्लोज होगा, ठीक। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कह रहे थे, तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हर बार की तरह हमारी वही लाइन थी, तो हम लोग इसको बिल्कुल सेम लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना। तो गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ होता है फ्लक्स इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों फ्लक्स को लिख लो E डॉट ds इक्वल्स टू Q ENC अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, आपको मैंने कहा था 90% केसेस में cos 0 ही होगा, और हम हमेशा यही पढ़ रहे हैं कि अभी फिर से cos 0 आ गया, तो E डॉट ds इज E ds इनटू cos 0, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहां पर। तो बच्चों तुम्हारा फाई हो रहा है, या फाई को मेंशन ना करो, क्लोज इंटीग्रेशन E ds cos 0 बराबर Q इनक्लोज्ड। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज तो सारा का सारा आ गया ZE, नेगेटिव चार्ज कितना आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है माइनस ZE r³ अपॉन r³, होल थिंग डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सब पूरे को आपको डिवाइड करना है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको दोबारा लिखता हूं एक बार, तो ये होगा हमारा E ds cos 0 बराबर चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज में देखो, इसमें सिर्फ ये टर्म थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी कि चार्ज इनक्लोज पॉजिटिव सारा और नेगेटिव उतना जितना इफेक्टिव है ना, तो उतना लिखा। अब E अलग है, E को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर, और ds का इंटीग्रेशन होगा 4 पाई r²। तो बच्चों E बाहर, और फिर ये आया 4 पाई r², और दूसरी तरफ आएगा ZE, देखो बच्चों का बना गया
जेड ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या बचा 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, तो ये बचा बच्चों जेड ई कॉमन, तो आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये आया 4 पाई नीचे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म बन गई और ये आर स्क्वायर अंदर ले जाएंगे, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और ये मेरा फाइनल आंसर है जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर बचा था बच्चों, तो ये जो आर स्क्वायर है ये 1 अपॉन आर स्क्वायर यहां आ गया, माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब के साथ आर स्क्वायर आएगा, तो आर स्क्वायर की टर्म मैं कैंसिल नहीं कर रहा, मैं सीधा मिटा रहा हूं, आर स्क्वायर की टर्म आर क्यूब के साथ कटेगी और न्यूमरेटर में एक आर बचेगा, तो जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बच्चों वो ये है, और इसको वैसे तो बॉक्स में नहीं करना लेकिन अभी के लिए कर लो क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, ठीक। तो हम लोगों ने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी और ये हमारा फाइनल आंसर था, तो दिस इज ई इनसाइड ई आई ई 1 कुछ भी मेंशन कर दो, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो आउटसाइड में देखो पूरा पॉजिटिव तो आ ही रहा था, पूरा नेगेटिव भी इनक्लोज हो जाएगा, तो आउटसाइड के लिए मेरे को ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सेकंड पॉइंट, फॉर आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर, ठीक, द गॉसियन सरफेस encloses total negative charge, total positive as well as negative charge, so q enc बराबर 0, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ E डॉट ds बराबर 0, E डॉट ds बराबर Q इनक्लोज्ड होता है बच्चों 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 0, तो यहां से मेरा फाइनल आंसर आया E आउटसाइड होगी 0, तो बाहर एटम के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और कंसेप्ट भी ऐसे ही था कि एटम होल इज अ न्यूट्रल, है ना, तो एटम होल इज अ न्यूट्रल के बेसिस पर ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो पहले ये था डायग्राम, फिर ये वाला सेगमेंट था और फिर ये, तो आप लोग यहां तक इसे नोट करो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल एनसीईआरटी का है, बढ़िया सवाल है, लेकिन उसको समझने से पहले कुछ आसान चीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो बच्चों आसान चीज के लिए आप कंसिडर करो हमेशा इस तरीके से, हमारा 3D एक्सिस हो गया, जहां पे मैंने बोला x y और z। बच्चों ये सारी ट्रिक्स हैं, अगर आप ट्रिक्स के हिसाब से चीजें देखोगे तो आप फायदे में रहोगे, ठीक। और ये हो गया हमारा एक क्यूब, तो बच्चों ये हो गया हमारा एक क्यूब। इस क्यूब में ये ओरिजिन है, तो यहां से यहां तक की जो साइड लेंथ है वो a है। इवन बेटर, मेरे को इसको सीधा बनाना चाहिए थोड़ा सा। तो बच्चों ये जो है पॉइंट, ये 0 था, तो यहां से यहां तक आपका a होगा, अगला ये भी a होगा, और क्यूब जो है बच्चों इसकी साइड लेंथ भी a है। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट फ्लक्स लिंक्ड विद, छोटा हो गया होगा ये, तो क्वेश्चन है बच्चों ये आपका कैलकुलेट फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब where यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, where यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। बच्चों यूनिफॉर्म का दूसरा नाम कांस्टेंट होता था, ये आप सब लोगों को पता होगा। तो यहां से अगर मैं कहूं कि आपको इसका फ्लक्स निकालना है, तो बच्चों क्यूब तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास क्यूबॉइड है, तो मैं क्यूबॉइड लेकर के आपको समझाता हूं। जैसा मैंने कहा था, और ट्रिक यही है, हमें हमेशा इसको फिजिकली सोचना पड़ेगा, ठीक। तो आप लोग अपनी रबर को रख करके ऐसे सोच सकते हो, और रबर में बच्चों को मैंने देखा है कई बार करते क्या है कि ऐसे करके पेंसिल भोग देते हैं, उसके अंदर पूरे रबर को खराब कर देते हो। तो वैसे आप लोग वैसे करो मत, बट फिर भी अगर मेंशन करना है तो इसके एक साइड पर मैंने सरफेस नंबर 1 लिखी,
तो बच्चों इसकी 6 सरफेसेस होती है, आप सब लोगों को पता होगा, 1 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो बच्चों ये सरफेस नंबर 1 हुई, तो सरफेस नंबर 1 हुई मेरी राइट हैंड की 4 फिंगर। सरफेस नंबर 2 ये हो गई, ठीक, 3 आपकी तरफ, 4 मेरी तरफ, 5 ऊपर, 6 नीचे। तो जरा मैं नंबर 1 सरफेस यहां पर एक बार आपको दोबारा दिखाऊं, तो नंबर 1 सरफेस होगी मेरी ये वाली बच्चों, ये नंबर 1, और नंबर 2 सरफेस होगी ये वाली, ठीक है। अच्छा, 3D सरफेस का एरिया कैसे होता था, ये हमेशा बाहर की तरफ होता था, तो 2 के लिए ईटा कैप ये होगा, 1 के लिए बच्चों ईटा कैप ये होगा, ईटा होता था एरिया वेक्टर। हाँ, 3 है बाहर वाला, 4 पीछे वाला, 5 ऊपर वाला और 6 नीचे वाला, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया क्यूब का फ्लक्स निकालो, तो क्यूब का फ्लक्स निकालने के लिए आप लोग 3 और 3 6 टोटल 6 साइड का फ्लक्स निकालोगे। तो फॉर कैलकुलेटिंग फ्लक्स ऑफ अ क्यूब हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे कि यहां पे फ्लक्स सरफेस 1 का है, क्योंकि ये क्यूब दे रखा है। अच्छा, क्यूब में ना एक ये कंफ्यूजन हो रही है कि हमने इतना ए लेना है कि नहीं, तो मैं मेंशन करता हूं बच्चों, ये वाला एरिया मतलब यानी साइड छोड़ के ए है, और फिर ये ए है, तो ओरिजिन से है, ये 3D में आ रहा है थोड़ा सा, इसीलिए पुराने वाले डायग्राम फिर से मैंने मिटा के सही करा इसको, तो ये थोड़ा सा ए है, ये आप लोग समझना, मतलब सोचो 3D में, क्योंकि जब आप देखोगे किसी 3D ऑब्जेक्ट को ऐसे, तो वो थोड़ा सा अगर एक एंगल पर है तो यहाँ का डिस्टेंस अलग होता है, यहाँ का डिस्टेंस अलग होता है कांस्टेंट ही है, तो मैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बताना चाह रहा था आप लोगों को। तो बच्चों मतलब फ्लक्स होगा सरफेस 1 का फ्लक्स, तो बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए, है ना, क्योंकि डी फाई तो मैं लिख लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लेते हैं, एरिया कितना होगा ए स्क्वायर, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, यानी कॉस 180। तो बच्चों फ्लक्स 1 आ गया आपका माइनस ई ए स्क्वायर, बिकॉज साइड लेंथ ए है तो एरिया ए स्क्वायर होगा, क्योंकि क्यूब की जो सरफेस होती है वो हमारी स्क्वायर होती है, तो यहां से फाइव आ गया, कितना, माइनस ई ए स्क्वायर। इसी तरीके से बच्चों आप लोग लिखो फाई 2, तो फाई 2 ये नंबर 2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, ईटा उसी डायरेक्शन में है, तो बच्चों ये आएगा ई डॉट ए और ई ए कॉस 0, ई ए स्क्वायर कॉस 0 विच इज ई ए स्क्वायर, ठीक। अब आप यहां से कहोगे कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस all other surfaces, to all other surfaces, to all other surfaces। तो कौन सी अदर सरफेस है, 3 4 5 6 परपेंडिकुलर हो गया, यानी cos 90 आएगा बच्चों, कहने का मतलब 5 3 4, ये 4 है, 4 5 6 सब 0 है। तो बच्चों क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट फ्लक्स, फाई नेट सबको प्लस कर देंगे, तो फाई 1 प्लस फाई 2, बाकी मैंने नहीं लिखे, 4 5 3 4 5 6 तक है, बाकी मैंने नहीं लिखे, या आप चाहो तो इसको लिख ही देते हैं, चलो मेंशन कर देते हैं, फाई 6 तक सबको जोड़ दिया। तो बच्चों फाई 1 की वैल्यू आ रही है माइनस ई ए स्क्वायर, फाई 2 की वैल्यू आ रही है प्लस ई ए स्क्वायर, तो नेट फ्लक्स आ गया 0। ऐसा तब होता था, ऐसा होता था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी सारी लाइंस पैरेलल है। खेल कब खराब हो जाता, जब ये लाइंस पैरेलल ना होकर के थोड़ी ऐसी होती, और ये एनसीईआरटी है। तो इसीलिए पहले आप ट्रिक लगा के छोटे क्वेश्चन देखो, छोटे क्वेश्चन सीखो। नाउ मैं चाहता हूं आप सब बच्चे इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। क्वेश्चन था कि गिवन क्यूब का फ्लक्स निकालना है, कैलकुलेट फ्लक्स लिंक्ड विद द गिवन क्यूब शोन इन द फिगर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ये आपकी सॉल्यूशन हुई। अच्छा बच्चों यहां पर अब आप लोग नोट कर चुके होंगे 3 4 5 6 जैसा है वो फिर से हमारा 0 ही रहेगा, और मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म कर रहा हूं। तो अब आप लोग देखो क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन आप लोग लिखो,
वो है क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्यूब of side length A placed in non-uniform electric field where E vector equals to 800 root x, where electric field is 800 root x। बच्चों डायग्राम वही है, सारी चीजें वही हैं, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। हमें इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है, ठीक। और क्वेश्चन का एक पार्ट और है, चार्ज भी निकालते हैं उसकी वजह से, तो वो है। तो अब की बार मैं लाइन सीधी ना बना करके लाइन को थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर दूं तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज लाइंस अब सीधी नहीं आएंगी, लाइंस थोड़ी ऐसे होंगी। कारण क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर तो बिल्कुल जीरो ही हो जानी थी, ठीक। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ती गई। सो दैट इज वेरी सिंपल। ओके बच्चों, फिर हम वही कह रहे हैं कि इसकी 6 साइड है, आप लोग कंसंट्रेशन में जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हो, वो सब चीजें सारे। तो फ्लक्स फर्स्ट सरफेस का, फ्लक्स फर्स्ट सरफेस का ध्यान देना। तो फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा, ये उसमें सेम आएगा। तो फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स थोड़ा ऊपर से शुरू कर देते हैं बच्चों। phi1 होगा E डॉट ए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड A, मतलब ये फर्स्ट वाले का डिस्टेंस हो गया A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बच्चों 800 अंडर रूट ए। एरिया हो गया A स्क्वायर, और cos पाई आता था -1। तो बच्चों मैंने सीधा इसको -1 लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, पहली सरफेस का फ्लक्स। अच्छा एक चीज और, जो A है क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाँ? तो यहां से वैल्यू, तो ये हुआ फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स। फिर आप लिखोगे सिमिलरली फ्लक्स ऑफ सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस में बच्चों आप फिर से लिखोगे E डॉट ए। तो E डॉट ए में सेकंड सरफेस ये है, तो सेकंड सरफेस का डिस्टेंस कितना हो गया, विच इज फ्रॉम ओरिजिन विच इज a प्लस ए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 800 2a। तो x एक्सिस में वैल्यू a प्लस ए 2a हो गई, और एरिया जो है मेरा सेकंड सरफेस का वो है फिर से a स्क्वायर। अरे भाई स्क्वायर है ना यहां पर, ये क्यूब है ना, तो क्यूब की साइड तो सारी सरफेसेस तो स्क्वायर की होंगी, तो स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर। ये हुआ बच्चों मेरी क्वेश्चन नंबर 2। फिर मैंने बोला कि बाकी तो सारी सरफेस परपेंडिकुलर है, तो 3 4 5 6 का तो कोई केस नहीं बनता है यहाँ पर, तो 3 4 5 6 तो खत्म है, ये सब नहीं यूज होगा। तो अगर मैं कहूंगी बच्चों व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, तो मैं लिखूंगा फाई नेट होगा phi1 प्लस phi2, बाकी तो 0 है। तो phi1 की वैल्यू देखो बच्चों मैंने लिखी, ये है -800 रूट ए इंटू ए स्क्वायर। phi2 है प्लस phi2 है 800 रूट 2a इंटू ए स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ 800 कॉमन, रूट ए दोनों में कॉमन, यहाँ 2 बच जाएगा ना, और ए स्क्वायर दोनों में कॉमन। तो बच्चों क्या कॉमन आया 800, ठीक, रूट ए इंटू ए स्क्वायर कॉमन बाहर। यहां क्या बचा, प्लस में रूट 2 और ये माइनस में। तो मैंने करा क्या, इनको इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि +2 -1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 +2 लिखो। तो ये वैल्यू आई बच्चों हमारे यहां से। अब मैं इसको जरा सॉल्व कर दूं, वो मेरा फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या लिखा, फाई नेट है 800 अंडर रूट ए था मेरा 10 सेंटीमीटर। बच्चों 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में कभी भी गिवन हो, मैंने जो पुराना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके सिखाए थे, तो वो मैंने कहा था कि हम ऐसा यूनिट में हमेशा कन्वर्ट कर दें। तो बच्चों ये 10 सेंटीमीटर होगा 10/100 मीटर, तो 1 0 कट जाएगा, 1/10 मीटर। तो मैं a को 1/10 लिखूंगा बच्चों, क्या लिखूंगा 1/10 का रूट, और ये आएगा 1/10 इंटू 10। 2 बार क्यों आया, क्योंकि ये a था, और a का स्क्वायर। रूट 2 की वैल्यू बच्चों होती है 1.414,
और माइनस 1 कर दिया। अब यहां से देखो 2 0 से 2 0 खत्म, √10 लगभग 3.1 होता है, तो 8 आप इसका सॉल्व करके लिखना 3.1 होता है अप्रोक्सीमेटली, और ये आएगा 0.414। ओके बच्चों, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 1.047 के तकरीबन। तो मेरा फ्लक्स जो है वो ये है, जिसकी SI यूनिट होती है वोल्टमीटर। तो बच्चों फ्लक्स आ गया, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का एक पार्ट और था, बी पार्ट। बी पार्ट में ये कह रहा था कैलकुलेट Q इनक्लोज्ड, ये बी पार्ट था। तो बच्चों बी पार्ट में इसी के नीचे सॉल्व कर रहा हूं। इसका बी पार्ट है चार्ज इनक्लोज निकालना है। तो बच्चों आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। आंसर है, हालांकि मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाऊं। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ में हमें क्या लिखना होता था, फ्लक्स इक्वल्स टू QENC अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आप लोग लिखोगे Q इनक्लोज्ड है आपका फ्लक्स विच इज phi इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आंसर आया 1.047 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सब कुछ अगर ऐसा यूनिट में चल रहा है तो आंसर आएगा कूलम। तो बच्चों इट इज समवेयर 8.85 इंटू 1.047 इंटू 10 की पावर -12। तो बच्चों -12 जो होता था, ये मैंने बताया था पिको होता है, तो 8.85 को इससे आप मल्टीप्लाई करोगे लगभग उतना ही रहेगा, मान लो 8.9 आ जाएगा तकरीबन। तो ये आपका चार्ज का फाइनल आंसर है बच्चों, लगभग 8.9 पिको कूलम। तो ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये मैं बस ऐसे लिख रहा हूं, बट आप लोग एक बार मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हो। तो तकरीबन 8.9 आ जाएगा, इसके आसपास होगा हमारा आंसर। तो ये हमारा चार्ज इनक्लोज आ गया। यानी आप सोचो, उसने क्यूब दिया और बोला कहीं पर चार्ज नहीं है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब वहां पर चार्ज है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्क्रीट वर्ड बोला था कि डिस्क्रीट चार्ज, कंटीन्यूअस चार्ज, तो वही था। डिस्क्रीट चार्ज में आप गॉसियन सरफेस वैसे नहीं मान सकते कि वो उसके बीच से है, तो फिर हम लोग प्रॉपर फ्लक्स नहीं निकलता है उसका। तो इसमें गॉसियन सरफेस हम वैसे मानेंगे जो चार्ज को इनक्लोज ना करे। ठीक आ रही है ना बात समझ में? इसलिए मैंने 6 अलग अलग सरफेसेस ली, सारी 6 सरफेसेस को एक मान करके नहीं करा। तो 6 अलग अलग सरफेसेस सॉल्व होती हैं। तो ये हमारा अगला सवाल था बच्चों। इसके बाद एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जेई का। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तब तक आप लोग। ओके बच्चों, अगला सवाल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ λ3, यानी यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसकी? इनफाइनाइट स्ट्रेट रॉड की। इनफाइनाइट स्ट्रेट रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 इनफाइनाइट रॉड रखे हुए हैं, आप बताओ λ3 की वैल्यू क्या हो कि A पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो A पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए λ3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फॉर दैट सॉल्यूशन में देखो आप लोग, A पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो होगी उसको हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले वायर 1 की वजह से, फिर वायर 2 की वजह से, और फिर वायर 3 की वजह से। तो अगर हम लोग वायर 1, 2, 3 की वजह से इलेक्ट्रिक, तो वायर 1 की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी बच्चों वो है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ1/10 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 10 ले रहा हूं क्योंकि सारे डिस्टेंसेस सेंटीमीटर में थे, वो कट जाएंगे। चार्ज पॉजिटिव है, देखो यहाँ 8 नैनो कूलम पर मीटर, यानी बच्चों पॉजिटिव, ये नेगेटिव। λ3 मुझे नहीं पता, λ3 मैं निकालूंगा। हाँ, तो अब पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऊपर की तरफ है, तो ए पर E1 ये हो गया। दूसरा नेगेटिव है, ये नीचे की तरफ आएगा। तो बच्चों ये आएगा -1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ2 डिस्टेंस देखो बच्चों क्या है, 20 और 10 ऊपर, 20 और 10 30। ठीक, और अगला वाला जो है वो मुझे नहीं पता, तो मैं प्लस मान के चलता हूं, बाद में आंसर जो भी आएगा। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा 3/30 और 30 60। बच्चों ये हमें तीनों को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए था, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज 0। तो अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सबके कैंसिल हो गए, 0 कैंसिल हो गए, तो अब डिवाइड बाई 100 करते तो वो भी कैंसिल ही हो जाता है ना। तो यहां पर अब क्या आया, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2/3 प्लस लैम्डा 3/6। तो बच्चों लैम्डा 3 आ गया मेरा, लैम्डा 3/6 था, तो ये माइनस आएगा विच इज लैम्डा 2/3 माइनस लैम्डा 1, तो ये 2 और ये 6 लैम्डा 1। ठीक है, क्योंकि यहां से ये 6 चला गया ऊपर, तो ये आपका आंसर आया और ये हमारा आंसर है। आसान था। ठीक है बच्चों, सेकंड अब आपको करना क्या है, लैम्डा 2 और लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों लैम्डा 2 जो है वो आपका -5 है और लैम्डा 1 जो है वो आपका 8 है। ठीक है, तो 6 8 एंड दिस इज 5, तो मैं आंसर लिख ही देता हूं। चलो लैम्डा 3 जो है 2 इंटू लैम्डा 2। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हमारे जेईई में या किसी भी टाइप के अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो मेरी सारे बच्चों को सजेशन है कि आप लोग न्यूमेरिक वैल्यू वैसे पुट ना करा करो। ठीक है, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आप न्यूमेरिक वैल्यू वहीं पुट कर दोगे, सारी कैलकुलेशन वहीं कर दोगे, तो आप लोग प्रॉपर आंसर तक नहीं पहुंचते। ठीक, हम लोग हमेशा एक डेरिवेशन करके अच्छे से आंसर पे पहुंचेंगे और फिर हम वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चों यहां से 2 इंटू लैम्डा 2, ये आंसर भी अगर आप लिख देते ना तो बिल्कुल अच्छा था, गलत नहीं था। तो 2 इंटू लैम्डा 2 बाद में वैल्यू पुट कर दो, तो लैम्डा 2 था 5, तो बच्चों आया -10 एंड इट इज 6 इंटू लैम्डा 1 इज 8, तो 6 8 48। तो बच्चों मेरा आंसर आया -58 नैनो कूलम पर मीटर। ठीक, तो यहां से हम लोग लैम्डा 3 निकाल सकते हैं और लैम्डा 3 का आंसर है ये। ओके, तो बच्चों एक सेकंड, यहां पर देखो जरा, ये लैम्डा 2 जो था इसकी डायरेक्शन हम लोग पहले से नेगेटिव लेके चले थे, तो इसीलिए हम यहां पर -5 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 5 लिखेंगे, तो ये +10 आएगा और जो मेरा आंसर है वो है -38। सो लैम्डा 3 इज -38 नैनो कूलम पर मीटर, बिकॉज लैम्डा 2 जो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही थी वो माइनस का साइन में पहले कंसिडर कर चुका था इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट लेकर के, तो मेरा फाइनल आंसर है ये लैम्डा 3। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से, अच्छा ये था मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरीके से मेरे सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड पार्ट में बी के लिए आप लोग इसी तरीके से लिखो और आपका आंसर जो फाइनली आएगा, तो इसके केस में आपका आंसर है 52 प्लस का 52 नैनो कूलम पर मीटर। तो बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में स्टिल डाउट आता है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग खुद करोगे इसका सेकंड पार्ट में बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दिया, आंसर मैंने लिख दिया है। अच्छा, अब आज का आखिरी सवाल, या इस क्वेश्चन को भी हम लोग होमवर्क में रखते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट फोर्स ऑन प्लेट नंबर 2 ड्यू टू प्लेट नंबर 1। तो बच्चों डायग्राम जो है ये आप मान करके चलो कि इनफाइनाइट प्लेट है, तो ये प्लेट नंबर 1 है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और ये है मेरी प्लेट नंबर 2, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों माइनस सिग्मा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो आपको कैलकुलेट करनी है फोर्स। तो आप यहां से फोर्स निकालेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। सो टिल देन बाय बाय, और आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर करने की आदत डाल लो। मैं अगले वीडियो में फिर यही करवाऊंगा। ओके बच्चों, बाय बाय।